अपने पिछले वीडियो में हमने वेडनेसडे सीरीज के पहले 4 एपिसोड्स को कवर किया था और आज की वीडियो में हम बचे हुए 4 एपिसोड्स के साथ साथ कुछ थियरीज पे बातें करेंगे। नाउ दिस गोज विदाउट सेइंग कि इस वीडियो को समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखना जरूरी होगा, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में होगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। सो नाउ दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो 5वें एपिसोड के पहले सीन में हम वेडनेसडे को कंटेम्पलेट करते देखते हैं कि उसके पिता पर कत्ल का इल्जाम क्यों लगा होगा। यहाँ 1990 के रेवन बॉल का सीन आता है, जहाँ स्कूल के ऊपर के फ्लोर पे हम गोमेज एडम्स और गैरेट गेट्स को लड़ते देखते हैं। अचानक गैरेट की लाश ऊपर से नीचे गिरती है और हम गोमेज के हाथ में एक तलवार देखते हैं। ये सीन वीम्स देख लेती है और चिल्लाती है, जिसके बाद पुलिस गोमेज को पकड़ कर ले जाती है। हम वीम्स को पुलिस से बात करते देखते हैं, जहाँ वो कहती है कि उसे लगता है कि इन सब के पीछे मोर्टिसिया का हाथ है, क्योंकि गैरेट और गोमेज मोर्टिसिया के लिए ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ नेवरमोर अकेडमी में पेरेंट्स वीकेंड ऑर्गेनाइज किया गया है। सारे स्टूडेंट के पेरेंट्स उनसे मिलने आते हैं और मोर्टिसिया, गोमेज और पग्सली वेडनेसडे को देखने के लिए काफी एक्साइटेड लगते हैं। प्रिंसिपल वीम सभी पेरेंट्स को वेलकम करती है और अनाउंस करती है कि यूजीन भी हादसे के बाद रिकवर करने लगा है। ये सुनकर वेडनेसडे काफी इरिटेटेड दिखती है और कहती है कि यूजीन उसकी वजह से ही आज कोमा में है। इस पे एनिड उसे दिलासा देती है कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है और मॉन्स्टर भी एक हफ्ते से किसी पे अटैक नहीं किया है, विच इज अ गुड थिंग। इसके बाद वेडनेसडे अपने पेरेंट्स से मिलती है और वो सब वीम से मिलने आते हैं। यहाँ मोर्टिसिया अपने बैच का ईयर बुक देख रही होती है, जिस पर से उसकी फोटो हटाई हुई थी। वो इस बारे में वीम से पूछती है, लेकिन वीम्स कुछ भी जानने से इनकार कर देती है। वीम्स वेडनेसडे के बारे में बात करती है और बताती है कि उसे स्कूल में एडजस्ट करने में काफी दिक्कत आ रही है और उसे लगता है कि उन सबको वेडनेसडे के थेरेपिस्ट के साथ एक फैमिली सेशन अटेंड करना चाहिए, ताकि डॉक्टर वेडनेसडे की मदद कर पाए। इस बात पे मोर्टिसिया राजी नहीं होती, लेकिन गोमेज उसे मना लेता है। दूसरी तरफ हम एनिड को अपनी फैमिली के साथ देखते हैं, जहाँ उसकी मॉम काफी जजमेंटल है। वो एनिड से पूछती है कि वो अब तक वुल्फ आउट की या नहीं, जिस पे एनिड इनकार कर देती है और उसकी मॉम उसे एक समर कैंप में भर्ती करने की बात करती है, जो कि वेयरवुल्व्स को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है। लेकिन ऑफ कोर्स एनिड इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती। उधर बियांका अपनी मॉम को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है और यहाँ बियांका की मॉम उसे अपने साथ घर चलने को कहती है, लेकिन बियांका साफ मना कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बियांका का असली नाम ब्रांडी जेन होता है और वो अपनी माँ और उसके अब्यूजिव हस्बैंड से बचकर यहाँ आई है। बियांका की मॉम भी उसी की तरह एक सायरन थी और वो अपने सायरन सॉन्ग की मदद से लोगों को मैनिपुलेट करके एक कम्युनिटी का हिस्सा बना रही थी, जिसका नाम था मॉर्निंग सॉन्ग। बियांका की मॉम और उसका हस्बैंड इसकी मदद से लोगों के पैसे वगैरह ठगते थे और ये सब चीज बियांका को पसंद नहीं था, इसलिए वो सब कुछ छोड़ के यहाँ स्कूल में भाग आई थी। लेकिन अब उसकी मॉम का जो सॉन्ग वाला पावर था वो काइंड ऑफ सूखने लग गया था और उन्हें लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए बियांका की मदद चाहिए थी। वो बियांका को थ्रेटन करती है कि अगर बियांका उनके साथ नहीं चली तो वो स्कूल वालों को उसके बारे में सब सच बता देगी। ये सुनकर बियांका बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ हम वेडनेसडे के फैमिली को डॉक्टर किनबॉट के क्लिनिक में देखते हैं, जहां वेडनेसडे अपने पेरेंट्स पे झूठ बोलने का और उस मर्डर वाली बात छिपाने का इल्जाम लगाती है। गोमेज यहाँ इस एक्यूजेशन का सच वेडनेसडे को बताना चाहता था, लेकिन मोर्टिसिया उसे रोक लेती है, सेइंग कि वो नहीं समझेगी। सेशन वहीं खत्म हो जाता है और बाद में हम मोर्टिसिया को गैरेट गेट्स के कब्र पे जाते देखते हैं, जहाँ वो फूल के बजाय उसका कांटा चढ़ा देती है। अब वेडनेसडे ये सब कुछ देख लेती है। दूसरी तरफ शेरिफ को खबर मिलती है कि फॉरेंसिक लैब के डॉक्टर ने खुद को गोली मार ली है। वो क्राइम सीन पर जाते हैं, जहां पुलिस उन्हें बताती है कि किसी ने लैब के सिक्योरिटी कैमरा पे ब्लैक बबल गम चिपका दिया था, जिससे कि उन्हें फुटेज नहीं मिल पाया है। लेकिन मौके पे एक आत्महत्या का नोट बरामद हुआ है। शेरिफ इस नोट को पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि डॉक्टर खुद को सालों पहले हुए गैरेट गेट्स के मर्डर के लिए जिम्मेदार मानता है, बिकॉज उसने असली कातिल को बचाने के लिए फॉल्स रिपोर्ट बनाई थी। शेरिफ ये देखकर काफी खुश हो जाता है और उसी वक्त जाकर गोमेज एडम्स को अरेस्ट कर लेता है। जेल में गोमेज से मिलने वेडनेसडे आती है और उनसे सारा सच पूछती है। गोमेज उस दिन को याद करते हुए बताता है कि गैरेट मोर्टिसिया के पीछे पागल था। हम देखते हैं कि रेवन की रात मोर्टिसिया और गोमेज को साथ देख गैरेट गुस्से में पागल हो जाता है और वो और गोमेज लड़ने लगता है। अब इसी लड़ाई के दौरान गोमेज खुद को बचाते हुए गैरेट पे गलती से तलवार से वार कर देता है। इसके बाद उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है और ये वही सीन था जो हमने इस एपिसोड के शुरू में देखा था। कहानी सुनने के बाद भी वेडनेसडे को अपने पिता के बात पे यकीन नहीं हो रहा था और यहाँ से वो शेरिफ के ऑफिस जाती है और उनसे कहती है कि उसे यकीन है कि गैरेट को उसके पिता ने नहीं मारा है और इंस्टेड ये मॉन्स्टर के ऊपर
ऊपर हो रही इन्वेस्टिगेशन को सैबोटाज करने की कोई चाल है। लेकिन शेरिफ बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गैरेट गेट्स की मौत में हमेशा से गोमेज ही सस्पेक्ट था और उसकी इस हरकत के बाद गेट्स परिवार पूरी तरह तबाह हो गया। वो बताता है कि गेट्स की माँ खुद को मार ली और उसकी बेटी भी एक सफर के दौरान समंदर में डूब गई। वेंसडे यहाँ उसे डीएनए रिपोर्ट के बारे में पूछती है और वो बताता है कि डीएनए मैच नहीं हुआ है। यहाँ वो फोरेंसिक लैब में कैमरा पर मिले बबल गम की बात करता है और कहता है कि उसे वेंसडे पे ही शक है, जो सुनकर वेंसडे वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम पग्सली और वेंसडे को लेक के पास देखते हैं, जहां वो बॉम्ब की मदद से फिशिंग करते हुए नजर आते हैं। पग्सली अपने पिता को लेकर काफी परेशान दिखता है, जहां वेंसडे उसे बताती है कि गोमेज ने कन्फेशन पे साइन कर दिया है, लेकिन वेंसडे को यकीन है कि उसके पिता इनोसेंट है और वो उन्हें बचा कर रहेगी। इसके बाद वो पग्सली से पूछती है कि उनकी माँ मोट्रिशिया कहाँ पे है, जिसपे पग्सली कहता है कि उसकी माँ ने खुद को बंद करके रखा है। वेंसडे मोट्रिशिया के पास जाती है और वो नाइट शेड्स के सीक्रेट लाइब्रेरी में थी। मोट्रिशिया वेंसडे से पूछती है कि उसने नाइट शेड्स क्यों नहीं ज्वाइन किया, जिसपे वो कहती है कि वो अपनी माँ की परछाई बनकर नहीं रहना चाहती। वेंसडे कहती है कि उसने पोए कप जीता, लेकिन उसकी माँ ये खिताब 4 बार जीत चुकी थी। उसने फेंसिंग टीम ज्वाइन की, लेकिन मोटिशिया अपने टाइम पे इस टीम की कैप्टन रह चुकी है और यहाँ स्कूल में वो कुछ भी करके मोटिशिया की बराबरी नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो कोशिश भी नहीं करना चाहती। मोटिशिया उसे समझाती है कि नाइट शेड्स किसी तरह का कंपटीशन नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी थी जहाँ उनका काम आउटकास्ट्स को बाहर की दुनिया से प्रोटेक्ट करने का था। वो ये भी कहती है कि इसकी शुरुआत गोमेज के एक एंसेस्टर ने की थी और वेंसडे कहती है कि उसे मालूम है कि उस एंसेस्टर का नाम गुडी एडम्स था। यहाँ हमें यही पता चलता है कि गुडी ने ही जोसेफ क्रैकस्टोन को मारकर उनका बदला लिया था। इसके बाद मोटिशिया वेंसडे से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है, जिसपे वेंसडे कहती है कि उसे मालूम है कि 1990 के रेवन की रात गैरेट को उसके पिता ने नहीं बल्कि मोट्रिशिया ने मारा था। हम वापस से उस रात का सीन देखते हैं, जहाँ मोट्रिशिया बताती है कि जब वो ऊपर आई तो गैरेट और गोमेज में भयानक लड़ाई चल रही थी। गैरेट जैसे गुस्से में पागल हो चुका था और उसके मुंह से एक सफेद झाग आ रहा था। अब गोमेज को बचाने के लिए मोट्रिशिया गैरेट पे तलवार से वार कर दी, जिससे गैरेट की जान चली गई। लेकिन उसी पल गोमेज ने तलवार मोट्रिशिया से लेकर अपने हाथ में पकड़ ली, जिससे कि इल्जाम उस पर लग जाए। अब वेंसडे यहाँ गौर करती है कि गैरेट के मुंह से उस रात झाग क्यों आया होगा। ऐसे में वो और उसकी माँ उसी रात ग्रेवयार्ड में जाकर गैरेट गेट्स की बॉडी को एक्सकवेट करते हैं, जहां वेंसडे को स्केलेटन की उंगलियां और नाखून पे नीले धब्बे दिखते हैं, प्रूविंग कि 1990 की रात गैरेट पॉइजनिंग से मरा था। वो ये बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करती है और उन्हें गैरेट की टूटी हुई उंगली दिखाती है। इसी पल वेंसडे को रेवन की रात का विजन आता है। वो देखती है कि गैरेट के पिता उसे जहर की शीशी देते हैं और उसे ऑर्डर देते हैं कि वो पार्टी में ड्रिंक्स में इस पॉइजन को मिला दे, जिससे कि सारे आउटकास्ट्स मारे जाएं। लेकिन गैरेट इंस्टेड गोमेज से लड़ने निकल जाता है, जहां हाथापाई में ये शीशी उसके पॉकेट से फूट जाती है और यही वजह थी कि गैरेट की मौत हुई। तो इसके बाद मोट्रिशिया और वेंसडे मेयर से मिलने जाते हैं और वेंसडे कहती है कि उन्हें इस बारे में सब कुछ मालूम था, फिर भी उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। इस पर मेयर बताता है कि गेट्स के फादर कभी भी आउटकास्ट्स या नेवरमोर को पसंद नहीं करते थे और वो इस स्कूल को खत्म करना चाहते थे। जब गेट्स की असली ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई थी, उस टाइम पे वो खुद शेरिफ थे और उन्होंने इस बात को दबा दिया ताकि जेरिको में शांति बनी रहे। इस पर मोट्रिशिया कहती है कि वो बस एक शर्त पे मेयर के इन्वॉल्वमेंट के बारे में चुप रहेगी, अगर उसके हस्बैंड को पूरी इज्जत के साथ बरी कर दिया जाए। अब मेयर के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान जाते हैं। हम देखते हैं कि गोमेज को आजाद कर दिया जाता है और शेरिफ उससे माफी भी मांगता है। मोट्रिशिया और वेंसडे बातें करते हैं, जहां मोट्रिशिया वेंसडे से उसके विजन्स के बारे में पूछती है। वेंसडे बताती है कि उसे ये विजन्स 1 साल पहले आना शुरू हुए थे और वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती। मोट्रिशिया कहती है कि हमारे साइकिक विजन्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हम कैसे इंसान हैं। वो कहती है कि उन्हें हमेशा से पॉजिटिव विजन्स दिखते हैं, मीनिंग कि वो एक डव है, लेकिन क्योंकि वेंसडे दुनिया को एक डार्कर नजरिए से देखती है, इसीलिए उसके विजन्स पावरफुल और खतरनाक होते हैं, जिसका मतलब है कि वो एक रेवन है। यहाँ वेंसडे पूछती है कि वो इन विजन्स को कैसे कंट्रोल कर सकती है, जिसपे मोट्रिशिया बताती है कि हमारे फैमिली का कोई सदियों पुराना पूर्वज पास्ट से हमें कांटेक्ट करता है और वही हमें इन विजन्स को कंट्रोल करना सिखाता है। इस पर वेंसडे को गुडी की बात याद आ जाती है और वो समझ जाती है कि गुडी ही उसकी मदद कर सकती है। यहाँ मोट्रिशिया वेंसडे को वार्न करती है कि गुडी एक बहुत ही पावरफुल विच थी, लेकिन उसके बदले की भावना ने उसे बर्बाद कर दिया, इसीलिए वेंसडे को संभल के रहना चाहिए। जाने से पहले मोट्रिशिया वेंसडे को 1990 का वो ईयर बुक देती है ताकि वो भी नेवरमोर की हिस्ट्री के साथ कनेक्ट कर सके। वेंसडे इस ईयरबुक के पिक्चर्स देखकर अचानक चौंक जाती है और सीधे प्रिंसिपल वीम्स के पास जाती है। वो वीम्स को 1990 का एक टैलेंट शो के पिक्चर्स दिखाती है, जहां वीम्स और मोट्रिशिया ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था। वेंसडे कहती है कि वीम्स ने जूलिया गारलैंड का रूप लिया था, क्योंकि वो पूरी तरह उसमें बदल गई थी। इसका मतलब ये है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल वाली रात रोवन सच में मारा गया था और अब तक रोवन के रूप में वीम्स उन सब के सामने आती रही, क्योंकि वो एक शेप शिफ्टर है। यह सब सुनकर वीम्स कहती है कि तुम्हारी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि इस पूरे
पूरे प्लानिंग में रोवन की फैमिली खुद शामिल है। वो बताती है कि रोवन अपने टेलीकाइनेटिक शक्तियों को बैलेंस नहीं कर पा रहा था और उसने 2 बार वेंसडे को मारने की कोशिश भी की थी, जिस वजह से उसके पेरेंट्स ने उसकी मौत का सच सामने लाने से इनकार कर दिया। वेंसडे वीम्स को काफी बुरा भला सुनाती है, लेकिन वीम्स कहती है कि उसने जो किया इस स्कूल के रेपुटेशन को बचाने के लिए किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनिड अपनी माँ से समर कैंप में जाने के लिए मना कर देती है और कहती है कि अगर उसे वुल्फ में तब्दील होना है तो वो ऐसे ही हो जाएगी, उसे किसी ट्रांसफॉर्मेशन थेरेपी की जरूरत नहीं है। वहीं बियांका भी अपनी माँ से कहती है कि स्कूल ईयर खत्म होने के बाद वो खुद उसके साथ चलेगी, लेकिन तब तक उसकी माँ को अपना मुंह बंद रखना होगा। इधर वेंसडे और वीम्स को बाहर से शोरगुल सुनाई देता है और वो चेक करने आते हैं। वो देखते हैं किसी ने स्कूल के लॉन में आग लगा दी थी और लिखा था फायर विल रेन। 5th एपिसोड। अब 6ठे एपिसोड के शुरुआत में हम वेंसडे को एक सेंस परफॉर्म करते हुए देखते हैं। वो गुडी से जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ एनिड आ जाती है। एनिड और वेंसडे को डॉर्म रूम के डोर पे एक नोट मिलता है जिस पे लिखा था कि अगर सच जानना है तो क्रैकस्टोन के क्रिप्ट पर आकर मुझसे आधी रात में मिलो। वेंसडे और एनिड यहाँ आते हैं और वेंसडे को पता चलता है कि ये एक्चुअली में एक बर्थडे सरप्राइज था जो एनिड और वेंसडे के बाकी दोस्तों ने मिलकर उसके लिए प्लान किया था। एज यूजुअल वेंसडे इस पे ध्यान नहीं देती और नोटिस करती है कि क्रैकस्टोन के स्टैचू के नीचे लैटिन में कुछ लिखा हुआ था। वेंसडे इस फ्रेज को ट्रांसलेट करती है जिसका मीनिंग था फायर विल रेन व्हेन आई राइज। वो दोस्तों को बताती है कि इस फ्रेज का पहला हिस्सा पिछले दिन किसी ने लॉन पे लिखकर छोड़ा था, व्हिच मींस कि क्रैकस्टोन का इन सब से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। तभी क्रिप्ट को छूने पे वेंसडे को एक और विजन दिखाई देता है जहां उससे मिलने गुडी आती है। गुडी वेंसडे को एक मैंसन का गेट दिखाती है और कहती है कि क्रैकस्टोन को रोकने के लिए उसे इस मैंसन को ढूंढना होगा। यहाँ वेंसडे उसे अपने साइकिक विजन को कंट्रोल करने के बारे में पूछती है, इस पर गुडी कहती है कि एक रेवन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे अपने आप को जिंदा रखते हुए आगे बढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। इसके बाद गुडी वेंसडे से कहती है कि उसे जिंदगी में अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि उन जैसे लोगों का रास्ता सॉलिटरी ही होता है। अगले सीन में वेंसडे को इस मैंसन की तस्वीर बनाते हुए देखते हैं और यहाँ एनिड सरप्राइज के लिए वेंसडे से माफी मांगती है और उसे एक हैंड निटेड स्नूट गिफ्ट करती है। अगले दिन वेंसडे शेरिफ को क्रैकस्टोन के क्रिप्ट वाली बात बताती है, लेकिन शेरिफ उसे इस सब बात से दूर रहने के लिए कहते हैं। वो मैंसन की तस्वीर टाइलर को भी दिखाती है जिसे कोई आइडिया नहीं था कि ये कहाँ की है। इंस्टेड वो वेंसडे से एक डेट के लिए पूछता है, लेकिन वेंसडे मना कर देती है। हम वीम्स और मेयर को बात करते देखते हैं जहाँ मेयर बताता है कि पार्टी वाले इंसिडेंट के बाद उसने लूकस को ग्राउंड कर दिया है और उसका लॉन में आग लगने वाले इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। बातों बातों में वो जंगल में होने वाले मर्डर्स के बारे में भी कहता है, लेकिन वीम्स उसे वार्न करती है कि नेवरमोर का इसमें कोई हाथ नहीं है। उधर हम मेयर को गेट्स फैमिली के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करते देखते हैं। मेयर इस फैमिली की डॉटर लॉरेल गेट्स का डेथ सर्टिफिकेट मंगवाता है और अपनी असिस्टेंट से पूछता है इफ उसने गेट्स मैंसन में लाइट्स ऑन दिखने वाली बात शेरिफ तक पहुंचाई या नहीं। इसके बाद हम लूकस को नेवरमोर में एज ए पनिशमेंट काम करते हुए देखते हैं जहां बियांका उसके हाथ में अपनी माँ की कम्युनिटी का ब्रेसलेट देखती है। बियांका उससे पूछती है कि उसे ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला, जिसपे लूकस बताता है कि उसने मॉर्निंग सॉन्ग ऐप ज्वाइन करा है क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ये उसे सेल्फ हेल्प में मदद कर सकते हैं। बियांका यहाँ लूकस को इस ऐप के बारे में वार्न करती है और इस दौरान उनकी बातचीत होती है। लूकस बियांका के साथ काफी कंफर्टेबल फील करता है और उसे अपने साथ कॉफी पे चलने के लिए पूछता है। अगले सीन में हम वेंसडे को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वो यूजीन को देखने आई है। वेंसडे यूजीन से माफी मांगती है और गुडी के बारे में बात करती है। तभी वहाँ डॉक्टर किनबॉट आ जाती है जो यूजीन के लिए फ्लावर्स वगैरह लेकर आई थी। वेंसडे उनसे यहाँ आने का कारण पूछती है, जिसमें डॉक्टर बताती है कि वो यूजीन के पेरेंट्स की काउंसलिंग कर रही है। यहाँ डॉक्टर वेंसडे से गुडी के बारे में पूछती है और कहती है कि ये जो भी है वो वेंसडे को ठीक से नहीं जानती क्योंकि उन्हें लगता है कि वेंसडे एक बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है और उसे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन वेंसडे उनकी बात का जवाब दिए बिना चली जाती है। स्कूल वापस आकर वेंसडे गुडी का दिखाया हुआ गेट और मैंसन की पिक्चर जेवियर को दिखाती है और जेवियर कहता है कि ये पेंटिंग गेट्स मैंसन की है। तभी वेंसडे जेवियर के पास अपने पहले रात की चेलो बजाने वाली पेंटिंग देखती है। जेवियर बताता है कि डांस वाली रात के बाद वो वेंसडे को पूरी तरह भूलना चाहता था, इसीलिए उसने ये पेंटिंग बनाई है ताकि वो अपने दिमाग से इसे निकाल सके। वो यहाँ ये भी कहता है कि उसे लगता है कि वेंसडे म्यूजिक में अपने आप को पूरी तरह भूल जाती है। दूसरी तरफ हम बियांका और लूकस को कैफे में देखते हैं जहाँ वो दोनों अपनी अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और वो दोनों बॉन्ड करते हुए नजर आते हैं। अगले सीन में वेंसडे गेट्स मैंशन आती है और वहाँ छानबीन करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच यहाँ मेयर आ जाता है जिसे देख वेंसडे छिप जाती है। मेयर शेरिफ को फोन करता है और गेट्स मैंसन के बारे में कुछ बताने के लिए कैफे बुलाता है। ये सुनकर वेंसडे भी उसकी गाड़ी में छुप कर बैठ जाती है ताकि सच का पता लगा सके। कैफे के पास पहुंचकर मेयर गाड़ी से बाहर आता है, लेकिन तभी सामने से एक कार आकर मेयर को धक्का दे देती है। वेंसडे इस कार को नोटिस कर लेती है। नाउ मेयर को अस्पताल ले जाया जाता है और शेरिफ वेंसडे से पूछताछ करता है। वो कहती है कि उसे यकीन है कि मेयर के हाथ कुछ तो लग गया था और उसे
उसे लगता है कि गेट्स फैमिली का कोई आदमी जंगल में हो रहे मर्डर्स का जिम्मेदार है, लेकिन शेरिफ फिर से उसकी बात पे ध्यान नहीं देता, सेइंग कि उस फैमिली में सबकी मौत हो चुकी है। वीम्स वेंसडे को क्राइम सीन पे देख बहुत गुस्सा करती है, उसे कहती है कि कुछ टाइम के लिए पूरा स्कूल लॉकडाउन में चला गया है और तब तक के लिए वो नेवरमोर से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन वेंसडे के दिमाग में यहाँ कोई और ही प्लान चल रहा होता है और वो एनिड और टाइलर को बहाने से बुला लेती है ताकि वो सब मिलकर गेट्स मैंशन में उसका